कैसे आई है सम्राट चौधरी में? एक तो अलग अलग दलों में वो रहे भी हैं और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी हो गए, उनकी मां भी एमएलए रह चुकी हैं, तो ये तो उन्हें विरासत में भी मिला है और ये राजनीति तो उन्होंने विरासत में भी समझी है। अजीत जी, विरासत से ही सीखा है और बड़े ग्राउंड लेवल से उन्होंने सीखा है और बहुत संघर्ष करके सीखा है उन्होंने। 1994 में जब समता पार्टी बनाई थी उनके पिता ने, जब शकुनी चौधरी और उस समय नीतीश कुमार, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और भी कई लोग थे, लेकिन जो लॉकुस का समीकरण बना वो लॉकुस का नेतृत्व ही दो लोग कर रहे थे, नीतीश कुमार लौ और शकुनी चौधरी कुश। तो ये लॉकुस का समीकरण बना। 95 का चुनाव हुआ, बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ उसका। सम्राट चौधरी उस समय 94-95 में बहुत एक्टिव थे अपनी उस समता पार्टी में। उम्र उनकी उस समय कम थी लेकिन वो बहुत एक्टिव थे, टिकट बांटने से लेकर के कैंपेन की प्लानिंग करने तक लेकर के 95 के चुनाव में। तो ये उस समय हम लोग आमतौर पर सब आदमी 1999 के बाद से सुनता है जब उनको जो लालू यादव की सरकार में वो मंत्री बने। तो एक तो ये उनकी ट्रेनिंग थी। 94 में समता पार्टी बनी, जनता दल था उस समय, राजद नहीं बना था, तो जनता दल से अलग होकर के समता पार्टी बनी और वो राजनीति की उन्होंने ग्राउंड पर चीजों को समझा, 324 सीटों का। और उसके बाद 1999 में जब वो मंत्री बने, वहां से लोग समझते हैं। एक तो उनका जो ट्रेनिंग है ये है, उनकी पिता की भी थोड़ी बात होनी चाहिए। उनके पिता शकुनी चौधरी ने अपना राजनीतिक जीवन लगभग समाप्त कर लिया अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि उसके बाद 2 बार विधायक हुए शकुनी चौधरी, 2005 वाला दोनों चुनाव तारापुर से जीते वो। लेकिन 99 में लालू यादव ने ऑफर किया था शकुनी चौधरी को कि आप मंत्री बनिए, लेकिन शकुनी चौधरी को पता था कि उनकी उम्र लालू यादव से ज्यादा है, 10 साल बड़े हैं उनसे, और लालू यादव के साथ रह के शकुनी चौधरी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। उस समय उन्होंने कहा अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए कि इनको आप मंत्री बनाइए। तो उस समय 99 में उन्होंने अपना छोड़ करके सम्राट चौधरी को आगे किया और आज उनका सपना पूरा हुआ है। ये जितने चेहरे हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं। नितिन नवीन दिखाई दे रहे हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, वो भी अब इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार जो मेहमानों के आने का सिलसिला है वो भी जारी है। जी, अपनी बात करिए। तो ये उनके पिता ने जो सपना देखा 99 में इनको मंत्री बनवा करके, वो सपना पूरा हुआ। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अभी लालू यादव है, इसके बाद जो भी बनेगा वो लौकुश समीकरण से बनेगा, कोयरी कुर्मी समीकरण से बनेगा। अगर दूसरा भी कोई बनता है तो एक समय मेरे बेटे की बारी आएगी। ये तो आज वो आ गई। ये तो उनकी फॉरवर्ड प्लानिंग थी, लेकिन बीजेपी की फॉरवर्ड प्लानिंग क्या थी विनोद जी? बीजेपी की फॉरवर्ड प्लानिंग तो 2020 से शुरू हो गई थी और अगर पहले चले नीतीश कुमार को आगे करके तो बीजेपी पूरे बिहार में पहुंची है। वरना बीजेपी के बिहार में क्या था, लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी जी को गिरफ्तार करने के बाद तो बीजेपी को किनारे कर दिया था। बीजेपी जो पहुंची है बिहार में नीतीश कुमार के कंधे पर चल के पहुंची है और नीतीश कुमार बीजेपी के कंधे पर चल करके सत्ता तक पहुंचे। और ये फॉरवर्ड प्लानिंग अटल जी अडवाणी जी के जमाने से हो गई थी कि देर सवेर नीतीश कुमार का युग जब खत्म होगा तो उसको टेक ओवर बीजेपी करेगी। और 2020 का जब चुनाव हुआ, ऑपरेशन चिराग पासवान जब किया बीजेपी ने, तो उस पूरी तैयारी थी कि नीतीश कुमार को हाफ कर दो। हाफ करने के बाद नीतीश कुमार अंडर प्रेशर होंगे और उसके बाद आगे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। आज उसका सपना साकार हो गया। तो बीजेपी की फॉरवर्ड प्लानिंग तो 20 साल 25 साल पहले से शुरू हो गई। हाफ के बाद अगले वाला आपने जो आमतौर पे शब्द बोला जाता है वो नहीं बोला आपने। आप तो कर दिया था। देवेंद्र, आप कंप्लीट करना चाहेंगे? साफ नहीं किया अभी नहीं किया तो बराबरी पे आ गए। पॉलिटिकल सेंस में जेडीयू पार्टी के लिए मैं पूछ, हाँ नहीं, पार्टी के लिए देखिए, बीजेपी में बराबर कह रहा हूं 2029 तक जेडीयू में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सत्ता का जो मैग्नेट होता है बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका जो वोट बैंक है उसको बीजेपी नीचे नीचे जो है वो अपने साथ मिलाएगी। और सम्राट चौधरी इसीलिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कि वो लौकुश समीकरण को बीजेपी अपने साथ जोड़ेगी। देवेंद्र, आप कुछ? बिल्कुल मीनाक्षी, वो बीजेपी की रणनीति ही रहेगी कि धीरे धीरे जेडीयू को खत्म किया जाए। जेडीयू को वो बनाए रखना बीजेपी को कभी सूट नहीं कर सकता। बस चिंता ये रहेगी कि ऐसा ना हो कि जेडीयू को खत्म करने में वो इस रूप में दिखें कि वो वोट बैंक इनसे खिसक कर आरजेडी में चला जाए। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या ये रही है बिहार में कि इसमें कई सारे ओबीसी चेहरे रहे, जैसे सुशील मोदी की बात करें, नंदकिशोर यादव की बात करें, इस तरह बहुत सारे, या प्रेम कुमार की बात करें। लेकिन जो बीजेपी का कैरेक्टर मूल रूप से परसेप्शन के हिसाब से रहा वो फॉरवर्ड डोमिनेटेड पार्टी रहा। जैसे बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं जो कि चर्चा में रहे, जैसे पहले की बात करें राष्ट्रपति मिश्र या ठाकुर प्रसाद, बाद उसके बाद में देखें तो रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूडी, राधा मोहन सिंह, इस तरह के जितने नाम आप देखेंगे सबके सब वो अपर कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। और बिहार जैसे कास्ट ड्रिवन सोसाइटी में ये पॉलिटिकली बहुत अच्छी बात नहीं कही जाती थी और वहां पर बीजेपी को हमेशा ये मलाल रहा कि उनका कोई ओबीसी फेस इस प्रकार से डोमिनेंट नहीं हो पाया जिसके सहारे उस नैरेशन को आगे लेके जाए कि बीजेपी सबकी पार्टी है और पिछड़ों की भी उतनी ही पार्टी है। सम्राट चौधरी में वो पोटेंशियल देखकर बीजेपी वो इन्वेस्ट कर रही है। अब चिंता ये रहेगी कि ऐसा ना हो कि जेडीयू खत्म होने के बाद वो जो पिछड़ी जातियां हैं
वो छिटक के वापस आरजेडी की तरफ चली जाए, वहां